हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है कॉन्टिन्यूअस बीम में। ठीक है, उसकी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स के कारण, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स के कारण हम लोगों ने बीम में हम लोगों ने फोर्सेस कैलकुलेट किए थे, शेयर फोर्स कैलकुलेट किया था, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उसी एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमारा जो है इस बार बीम पे जो है हमारा इंटरनल हिंज लगा हुआ है। ठीक है, तो उस इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है हमारा मूवमेंट यूनिट लोड मेथड से, एक बार वो चीज देखते हैं हम लोग। ओके, तो प्रॉब्लम है यार हमारे पास कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस बीम हम लोगों को दी गई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक इंटरनल हिंज लगा है इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट डी, और उस इंटरनल हिंज पर एक हमारा 24 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट पर एक हमारा क्या कहते हैं यूडीएल लग रहा है, जिसका जिसकी जिसके जिसकी वैल्यू है 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो भाई हमको इस बीम को एनालाइज करना है, इस बीम को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने का मेरा मतलब है कि इसका हमको रिएक्शन फाइंड करनी है, उन रिएक्शन से हमको क्या करना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार इंटरनल हिंज अगर है हमारे पास तो इस पॉइंट पर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग समझे इंटरनल हिंज, ठीक है, इंटरनल हिंज जो हमारा पॉइंट है, इंटरनल हिंज, ठीक है, इस पॉइंट पर जो हम देखें तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि इस पॉइंट पर आते ही आपका बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इंटरनल हिंज जो होती है वो कभी मोमेंट ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, वो मोमेंट ट्रांसफर नहीं करेगी कि इस पॉइंट पर अगर लेट अस सपोज एम मोमेंट है तो इस पॉइंट पर भी एम मोमेंट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस पॉइंट पर मोमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है इंटरनल हिंज पर, वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, बट इंटरनल हिंज से, इंटरनल हिंज इट कैन ट्रांसफर shear force, shear force and axial force। ठीक है, तो मोमेंट तो ट्रांसफर नहीं होगा, बट इट कैन ट्रांसफर शेयर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये मेरा एक दो बीम का एक पार्ट है और ये अगर हमारा इंटरनल हिंज से कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर मैं इस हिंज पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम कुछ बनाता हूं तो वो इंटरनल फोर्सेस जो है वो हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, लेट अस दिस इज एफ, दिस इज एफ, और एक एक्सियल फोर्स भी ट्रांसफर हो सकता है, लेट अस दिस इज एच और दिस इज एच। तो इंटरनल हिंज जो होता है हमारा शेयर फोर्स और एक्सियल फोर्स को ट्रांसफर कर सकता है, बट हमारा मोमेंट नॉट अलाउड, मोमेंट जीरो। ठीक है, मोमेंट जीरो कहने का मेरा मतलब है कि इस पॉइंट पर ये आपके मोमेंट को आपको किल कर देता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास ये फिक्स बीम है। ठीक है, ये हमारे पास एक फिक्स बीम है। ठीक है, इस पर हमने एक यूडीएल लगाया, इसका इंटेंसिटी है डब्ल्यू, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? तो यार मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये फिक्स एंड बीम है तो इस पॉइंट पर जो हमारे जो मोमेंट है वो कितने होते हैं, हमारे इस एंड पर हमारा होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। ठीक है, इस एंड पर भी होता है शायद डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और सेंटर पर होता है हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24 ई आई 24। ओके, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो अगर मेरा मोमेंट ये है और मैं लेटर सपोज क्या करता हूं कि मेरे पास अभी फिक्स बीम है। ठीक है, तो मैंने सपोज क्या किया, मैंने यहां पर एक इंटरनल हिंज लगा दी, इस जॉइंट पर मैंने एक इंटरनल हिंज यहां पर लगा दी। ठीक है, अगर मैंने इंटरनल हिंज इस पॉइंट पर लगा दी तो ये जो मोमेंट है ये मेरे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये मोमेंट तो जीरो होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये मोमेंट पूरे सिस्टम से गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये मोमेंट तो जीरो होंगे, बट जब ये इसको जब मैं हिंज लगा दूंगा यहां पर, अगर ये यहां पर मेरी हिंज है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेंटर पर जो मोमेंट होता है, सेंटर पर जो मोमेंट होता है उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो कहने का ये मेरा मतलब है कि मोमेंट तो जीरो हो रहा है इस पॉइंट पर, वो जो मोमेंट जीरो हो रहा है वो पूरी तरह सिस्टम से गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, वो जो है वो सिस्टम का ही पार्ट है और वो ट्रांसफर हो रहा है किसी दूसरे पार्ट में। जैसे यहाँ पर वो जो सपोर्ट मोमेंट है ये इसके सेंटर पे ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेंटर पर हिंज लगा देते तो वो जो मोमेंट था जो वहां पे जीरो हुआ है वो मोमेंट कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा उसके सपोर्ट्स पर, कहीं ना कहीं वो मोमेंट तो ट्रांसफर होना है। ठीक है, बट उस पॉइंट पर जो होगा वो मोमेंट आपका जीरो होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस यही है बताने का आपका कि आपको ये बताने का पर्पस है कि इंटरनल हिंज पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो है। ठीक है, और इस इंटरनल हिंज की वजह से, इंटरनल हिंज की वजह से सिस्टम पर इंटरनल हिंज, इसकी वजह से जो हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो डिक्रीज करती है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डिक्रीजेस।
ठीक है। और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है वो हमारी इंक्रीज करती है। क्लियर है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि हिंज पर हमको डिफरेंट रोटेशन मिलते हैं और एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो हिंज पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ये फिक्स बीम देखते हैं, लेट अस सपोज ये फिक्स बीम है हमारे पास, ठीक है, हमने यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगा दिया, ठीक है, और एक और फिक्स बीम है जिसमें कोई इंटरनल हिंज नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार कि इसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक मोमेंट, यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक मोमेंट, ठीक है। तो 4 - 2 इज इक्वल्स टू कितना? 2 इस पॉइंट में इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, ठीक है। 4 रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं, इस पॉइंट पर अगर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हमारी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी 4 - 2 माइनस और एक यहाँ पे मोमेंट की इक्वेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो तो हमारी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पर अगर हम आते हैं, तो इसकी जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो हमारी 0 है, क्योंकि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं जॉइंट्स पर, ठीक है। इस केस में अगर हम दो लोग देखें, तो यहाँ पर जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी होगी इस पॉइंट पे, यहाँ पे 3 होगी, 2 रोटेशन और एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, 2 रोटेशंस प्लस 1 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो उसकी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हो जाएगी यहाँ पे 3। तो आप देख रहे हैं कि हिंज की वजह से जो आपकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो तो कम हो रही है, और जो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है वो आपकी बढ़ रही है, ठीक है। और हिंज की वजह से ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी भी सिस्टम में आ रही है, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल भाई, क्योंकि अब ये जो है यहाँ पर आपने इंटरनल हिंज ये और ज्यादा डिटरमिनेसी की तरफ बढ़ रहा है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इसकी रिड्यूस हो रही है, तो दैट मींस कि ये आपका मोर फ्लेक्सिबल की तरफ, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। जिस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं कि जहां पर आपके टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं, जहां पर आपका सेटलमेंट के स्ट्रेसेस है, वहां पर हम लोग इंटरनल हिंज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी मदद से जो आपके स्ट्रेसेस जो हैं वो आपके कम इंड्यूस होंगे सिस्टम में, ठीक है, क्योंकि वो है आपका मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम, ठीक है। ये भी चीज हमारी क्लियर हुई। और इंटरनल हिंज का हम लोग बेसिकली यूज उस जगह पे करते हैं कि जहां पर हमको कहीं किसी दूसरे पार्ट में हमको मोमेंट हमको ट्रांसफर नहीं करना है, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बीम है, ठीक है, और इसी बीम से एक और बीम कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि यार मैं इस सिस्टम को एक एक्स जेड प्लेन में ले रहा हूं, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। अभी इस बीम पर जो मोमेंट आ रहा है, इस बीम पर जो मेरा मोमेंट आ रहा है, ठीक है, इस बीम पर मेरा कुछ मोमेंट आएगा, ठीक है, इस बीम पर कुछ मोमेंट होगा, ठीक है, इस लोड की वजह से, और जो ये मोमेंट ट्रांसफर होगा इस बीम पर वो एज अ टॉर्शन ट्रांसफर होगा, एज अ टॉर्शन, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता भाई कि इस बीम पर मेरा टॉर्शन आए, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक इंटरनल हिंज को मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसने इस मोमेंट यहाँ पर जो है मोमेंट को अपने किल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो बीम अपनी फ्रीली रोटेट कर सकती है, ठीक है। तो एक और इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं कि अगर हमको इस बीम पर टॉर्शन नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर एक इंटरनल हिंज लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर कोई मोमेंट अब ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्पस यही है हमारा इंटरनल हिंज का, जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जनरली हमारे सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग आते हैं भाई इसके एनालिसिस पर। ठीक है, तो इसके एनालिसिस पर अगर हम लोग आए, इसके एनालिसिस पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके एनालिसिस पर आते हैं, तो सबसे पहले हमको देखना है कि यार इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करें सिस्टम की, तो यहाँ पर हमको एक रिएक्शन मिलेगा, एक मोमेंट मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? इस पॉइंट पर हमको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा, नो सपोर्ट मोमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। इस पॉइंट पर भी हमको क्या मिलेगा, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट, ठीक है। तो टोटल रिएक्शंस कितने होंगे भाई हमारे पास? टोटल रिएक्शंस हो गए हमारे पास, टोटल रिएक्शंस जो हो गए हमारे पास, वो हो गए हमारे पास कितना, टोटल रिएक्शंस हो गए हमारे पास कितने, 5, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होंगी मेरे पास, 2। क्लियर है? और नंबर ऑफ रिलीज यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमेंट रिलीज हो रहा है, तो वो कितना होगा, -1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। तो उसकी जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो 2 आई है, मतलब मेरे को 2 और इक्वेशन चाहिए इस बीम को एनालाइज करने के लिए, या मैं 2 रिडंडेंट मेरे को चूज करने हैं जिससे मैं जिसकी हेल्प से मैं इस बीम को एनालाइज करूंगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो यार मैं चूज करता हूँ रिडंडेंट। मैंने यहाँ पर एक एमए को चूज कर लिया, रिडंडेंट एमए एंड वीवी रिएक्शंस, ठीक है, रिडंडेंट।
ठीक है। रिडंडेंटली मेरे को ऐसे चूज करना है कि जो मेरा आफ्टर रिमूविंग दोस रिडंडेंट्स मेरा जो सिस्टम है वो मेरा स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है। तो भाई हमने देखा कि हमने एमए को रिलीज किया और बीबी को रिलीज किया है। ठीक है। तो अगर हम लोग आए, अभी हमारा जो सिस्टम बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे बात देने वाले हैं कि ये कभी कभी क्या होता है कि एक 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 हमारा एक हिंज सपोर्ट होता है और एक इंटरनल हिंज होती है। ठीक है। पर्पस दोनों का सेम ही है, मतलब एंड टू एंड पर आप मोमेंट आपका जीरो ही होता है, बट इसको हम इंटरनल हिंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीम के इंटरनली लगी है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये सपोर्ट हमारे इंटरनल हिंज हो जाता है यहाँ पर, तो इसको हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं, इंटरनल हिंज सपोर्ट नहीं बोलते, क्योंकि हिंज यहाँ पर अंदर है, तो इसलिए हम इस चीज को इंटरनल हिंज बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग देखें इस चीज को, तो यहाँ पर एक लोड लग रहा है हमारा यूडीएल। ठीक है। और एक 24 किलोमीटर का पॉइंट लोड लग रहा है। क्लियर है पॉइंट? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 6 मीटर। ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम है यार, बीम तो हमारी सॉल्व है, अब ये स्टेबल भी बीम है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर एक इंटरनल हिंज है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर बीम की कंटिन्यूटी है। अगर यहाँ पर ये बीम नहीं होती, ये वाला पोर्शन, तो ये बीम अनस्टेबल होती। ठीक है। यहाँ पर बीम की कंटिन्यूटी है, तो वो चीज जो है हमारी, वो चीज हमारी ये सिस्टम जो है वो हमारा स्टेबल है। क्लियर है पॉइंट? तो भाई अगर हम लोग इस चीज को अगर हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, यूनिट लो वर्चुअल मेथड, यूनिट लो मेथड से हमको सॉल्व करना, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोगों को चाहिए। ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अगर हम लोग लें, तो मैंने क्या किया है, अरे मैं इस पॉइंट पर एक यूनिट कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पर एक कोऑर्डिनेट लिया 1। ठीक है। और इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट लिया मैंने 2। क्लियर है? कोऑर्डिनेट हमको रिडंडेंट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली लेने हैं, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो यार अब हम लोग कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? हमको इतना पता है कि इस पॉइंट पर जो हमारा स्लोप होता है वो 0 होगा इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो भी 0 होगा। क्लियर है? तो किसकी कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन अगर हम लोग लिखें, तो डेल्टा 1 एल ड्यू टू लोड प्लस डेल 1 1 ड्यू टू वीबी प्लस डेल 1 2 इनटू एमए इज इक्वल्स टू 0। डिफ्लेक्शन एट बी 0, डिफ्लेक्शन एट b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? फिर हम लोग आते हैं कि यार डेल्टा 2l प्लस डेल 2 1 इंटू वीबी प्लस डेल 2 2 इंटू में एम ए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। स्लोप एट ए इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो भाई हम लोग ये देख रहे हैं कि डेल्टा 2l, इसकी ये हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोगों ने बना दी, जहां पर डेल्टा 1 है कि डिफ्लेक्शन एट 1, दिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन ड्यू टू दिस लोडिंग। ठीक है। डेल्टा 2 है डिफ्लेक्शन एट स्लोप एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस लोडिंग। क्लियर पॉइंट? ये चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं यार, हमको क्या है कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1l कैलकुलेट करना है, डेल्टा 2l कैलकुलेट करना है। ठीक है। और डेल 1 1 कैलकुलेट करना है, डेल 2 1, डेल 1 2, डेल 2 2। ठीक है। हिंज पर लोड लग रहा है, तो इस चीज को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे ये फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो भाई सबसे पहले हम लोग आते हैं और कैलकुलेट करते हैं भाई डेल्टा 1l कितना होगा। ठीक है। तो डेल्टा 1l कैलकुलेट करने के लिए जो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, m इंटू m1 m ड्यू टू लोड m dx ओवर में dr, ये चीज होती है। ठीक है। 0 टू l। क्लियर है? तो अगर मैं देखूं तो मतलब मेरा पास है कि यूनिट लोड जब मेरा इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से मोमेंट, और m जब मेरे ये वाली लोडिंग लग रही है तो उसकी वजह से मोमेंट क्या होगा। ठीक है। तो भाई हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। दिस इज, ये हमारा m होगा, दिस इज हमारा m1, दिस इज हमारा m2। ठीक है। और अब हम इस बीम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग इस बीम को सॉल्व करें, इस वाले पोर्शन को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो अभी कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इस बीम की लोडिंग को अगर हम लोग सॉल्व करें, तो यहां पर अगर हम लोग देखें,
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यार मैं ये देख सकता हूं कि अगर अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर जो है वो मेरा मोमेंट जो है वो मेरा जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अगर मैं देखूं यार इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट मेरा जीरो होना चाहिए। तो गाइस हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि भाई रिएक्शंस हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर जो मेरा मोमेंट है वो मेरा जीरो होना है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट जीरो होना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर आर ए इंटू टू इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, आर इंटू टू इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर मोमेंट अगर मुझे जीरो करना है, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। तो यहां से एक चीज तो मेरे को समझ में आती है कि यार यहां से जो मेरे पास आर ए है वो मेरा आ रहा है जीरो। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम लोग इस चीज को देखें, इस बीम को अगर हम लोग देखें यहां से ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हिंज पॉइंट है। ठीक है, और दिस इज आवर हिंज। ठीक है, यहां पर एक लोड लग रहा है 24 किलो न्यूटन का। तो गाइस यहां पर अगर हम लोग देखें तो अगर हम इस हिंज पे अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो चीजें हमारी क्लियर होगी थोड़ी सी बात। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो फोर्सेस लग रही है, यहां पर हमारे पास फोर्सेस लग रही है आर ए। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स यहां पर लगेगा नीचे जो हिंज लगाएगा इस पर। फिर इस मेंबर पर जो फोर्स लगेगा, इस मेंबर पर जो फोर्स लगेगा वो इस मेंबर लगाएगा इस हिंज पर। क्लियर है, और सिमिलरली ये जो पोर्शन है यहां से ये ऐसे बीम कनेक्टेड है, यहां पर हमारा कहीं यूनिट लगा है। क्लियर है, तो एक और चीज अगर हम लोग देखें, एक और चीज हम लोग अगर देखें तो ये वाले इस हिंज की वजह से इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर को लगेगा इस मेंबर से हिंज को बैलेंस करने के लिए, और जो ये हिंज इस मेंबर पर फोर्स लगाएगा वो ये वाला होगा, दिस फोर्स। ठीक है, तो लेट अस सपोज अगर हम इसको V1 लेते हैं, इसको V2 लेते हैं, तो भाई अगर हम लोग इस चीज को समझें तो ये V1 तो हमारा जीरो है। V1 जीरो क्यों है? क्योंकि Ra हमारा जीरो है। तो जो V2 होगा, V2 वो होगा 24 किलो न्यूटन। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो 24 किलो न्यूटन का जो लोड इस पॉइंट पर लग रहा है वो पूरा का पूरा इस वाले पोर्शन पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये फ्री बॉडी दिखाने का आपको मतलब ही यही था कि 24 किलो न्यूटन का जो लोड है वो इस पॉइंट पर ना ट्रांसफर होकर पूरा इस पॉइंट पर ही ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चीज को देखें, अगर हम लोग इस चीज को देखें कि अब हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई, ये हमारे पास लोडिंग गिवन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पहले हम लोग आते हैं भाई एबी पर। ठीक है, एबी पर अगर हम लोग आए, एबी पर तो कोई मूवमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि एबी पर मूवमेंट क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि एबी पर ये आ रहा है रिएक्शन हमारा जीरो है। ठीक है, तो एबी को अगर हम लिखें यहाँ पर एबी, तो आ रहा है कितना होगा हमारा यहाँ पे मोमेंट कितना होगा यहाँ पे हमारा जीरो। ये चीज में डाउट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पोर्शन को कंसीडर करें, ये हमारा डी पॉइंट है, डीबी को कंसीडर करते हैं। डीबी को अगर कंसीडर करें हम लोग, डीबी पर हमारा आर तो जीरो है, इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा। तो यहां पे अगर हम देखें डीबी को, तो डीबी पर क्या है, ये फोर्स लग रहा है ऐसा V2। क्लियर है, यही तो कंडीशन है। ठीक है, ये फोर्स कितना है हमारा 24 किलो न्यूटन, इसकी वजह से नेगेटिव डायरेक्शन मोमेंट आएगा। तो डीबी पर हमारा मोमेंट कितना होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एट अ डिस्टेंस ऑफ x अगर मोमेंट देखें तो वो मोमेंट होगा हमारा कितना भाई 24 into x। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लोग ये डिस्टेंस भी हमारा कितना है 2। सिमिलरली अगर हम लोग अब आते हैं BC पर। ठीक है, BC पर अगर हम लोग देखें भाई, BC पर अगर हम लोग देखें तो BC पर हमारा क्या क्या इक्वेशन बननी चाहिए आपको आपके हिसाब से, 24 into 2 plus x, 24 into x plus 2 माइनस के साथ माइनस साइन, क्योंकि यूटिल के कारण भी कुछ आएगा। यूटिल का इंटेंसिटी कितना भाई 4 x स्क्वायर ओवर में 2। ये जो मैंने सेक्शन लिया है वो यहां से लिया है। क्लियर है, तो भाई अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 24 माइनस एक्स माइनस 48। ठीक है, और माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, तो ये जो पोर्शन, ये जो हमने वैल्यूज निकाली है हमारे, जब लोड हमारा लग रहा है तो उन मेंबर्स पर कितने कितने हमारे फोर्सेस आ रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो हमने इस चीज में यहाँ पर देखा कि 24 किलो न्यूटन लोड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम से, क्योंकि सारा जो लोड है वो इस बीम पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यार, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया।
अभी हम लोग आते हैं कि जब हमारा इस केस में यूनिट लोड लग रहे हैं तब उनकी वजह से क्या हमारे सिचुएशन बनेगी। तो अगर हम लोग देखें कंडीशन हमारे पास यही है। अभी यहाँ पर हमारा क्या है, यूनिट किलो न्यूटन का लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का, लेट अस सपोज, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। क्लियर है। अभी हमको देखना है कि भाई इस 1 किलो न्यूटन लोड की वजह से, इस 1 किलो न्यूटन लोड की वजह से बीम पर कितने कितने फोर्सेस आने वाले हैं। क्लियर है। तो फिर से अगर मैं देखूं यहाँ पर इस पॉइंट पर मोमेंट आपका जीरो होना चाहिए, तो सिंपल फिर से वही इक्वेशन RA * 2 = 0। तो RA का वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 0। क्लियर है। इस पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो AB के लिए तो हमारा क्या हो गया भाई, ये चीज 0 हो गई। क्लियर है। और फिर से हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे फिर से अगर हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर हिंज है, ठीक है। ये हमारा मेंबर है और ये वाला मेंबर इससे कनेक्टेड है 1, दिस इज फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब RA तो हमारा 0 है भाई, RA को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगा, वो भी आपका 0 होगा, ठीक है। इसको उसको बैलेंस करने के लिए हिंज पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए ये मेंबर हिंज पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड में, ठीक है। और हिंज पर ये फोर्स, हिंज पर ये मेंबर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स ऊपर को लगेगा। तो ये भी फोर्स 0 है आपका, 0, और ये भी आपका 0 होगा, 0 ही होगा ना भाई, क्योंकि हिंज पर कोई लोड तो है नहीं, ठीक है। और RA भी हमारा 0 है, तो यहाँ पे ये फोर्स दोनों हैं जो वो भी हमारे 0 होंगे। तो अगर मैं देखूं यार DB तक भी हमारे पास क्या कहते हैं, कोई मोमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो DB पर भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें, DB पर भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। क्लियर है। कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो रही है हमारी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें BC पर अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखें, तो यहां से अगर हम लोग x डिस्टेंस को लें तो कितना आएगा भाई 1 * x। तो इस पॉइंट पर जो हमको मोमेंट मिल गया वो कितना मिल गया 1 * x। क्लियर है पॉइंट। तो ये तो वैल्यू मिल गई हमारे पास भी m1 की वजह से, जो जो वैल्यू आ गई हमारी, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं यार, हम हमारे पास नेक्स्ट केस आता है कि भाई जब यूनिट लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। वो कंडीशन भी देख लेते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि हिंज लगने पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं हम कि स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं, कैसे फोर्सेस आपके ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, यूनिट मोमेंट लगाया 1 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब मुझे देखना है कि भाई इस यूनिट मोमेंट की वजह से, इस यूनिट मोमेंट की वजह से कितने फोर्सेस जो है मेरे जनरेट हो रहे हैं, कैसे मेरे फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यार, हम लोग इक्वेशन देखते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा मोमेंट हमारा 0 होना है। तो सबसे पहली इक्वेशन जो बनेगी हमारी क्या बनेगी, RA * 2, RA * 2, ठीक है। तो माइनस में ये प्लस लेते हैं, +1 = 0। तो यहां से भाई हमको RA कितना मिलता है हमारा 0.5 किलो न्यूटन, ठीक है। RA कितना मिलेगा, हम हमारे पास कितना पॉइंट, अगर हम लोग इसको देखें तो ये वाला डायरेक्शन होगा, ये हमारा कितना है 0.5 किलो न्यूटन, ठीक है। इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। फिर हम लोग इसी सिमिलर तरीके से अगर हम लोग देखें यार इस चीज पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा है कितना 0.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर हमारा मोमेंट लग रहा है कितना m। क्लियर है। ठीक है। अब ये सिर्फ हमारा जो हिंज पर क्या हमारे सिर्फ शेयर फोर्स ट्रांसफर होगी हिंज टू हिंज से, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स लगेगी कितनी, अपवर्ड डायरेक्शन में 0.5, ठीक है। ये मेंबर हिंज पर फोर्स लगाएगा कितना 0.5, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगेगा 0.5, ठीक है। और सेम फोर्स जो लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए नीचे की डायरेक्शन में 0.5। क्लियर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फोर्सेस जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं हिंज से, ठीक है। मोमेंट तो ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो भाई यहां पर अगर हम लोग देखें, दिस इज अवर बी पॉइंट, दिस इज अवर बी पॉइंट एंड दिस इज अवर सी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो यहां पर कितना हमारे पास फोर्सेस आएगा डी टू बी। अगर पहले हम लोग अगर हम m1 इस m2 को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 - 0.5 * x, ठीक है। ये वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर हम लोग डीबी पर जाते हैं, डीबी पर जो हमको वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिलेगी भाई, हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगी -0.5 * x, यही होगी, ठीक है। और फिर से अगर हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं, इस सेक्शन पर आते हैं, तो यहां पर हमको वैल्यू मिलेगी कितनी आपकी -0.5 x + 2, -0.5 x + 2, यही मिलेगी वैल्यू। दिस इज 0.5 - 0.5, दिस इज 2 + x, ओके,
ठीक है, तो यही हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कशन किया है कैसे हमारे फोर्सेस जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं हिंज पर। जनरली कंफ्यूजन यही होता है कि कैसे सर कैसे हमारे फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं, 24 किलो न्यूटन का लोड दे दिया है, कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अभी आते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट पर। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन हम लोग देखें यार इसकी, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना भाई हमको डेल्टा वन एल। डेल्टा वन एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास एम वन इंटू एम इंटू डी एक्स ओवर में ई आई। अगर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करें, इस चीज को कैलकुलेट करें अगर हम लोग, तो ये टर्म तो जीरो हो रही है, इजी पड़ रहा है हमारे लिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो अगर हम उसको इंटीग्रेट करें जीरो टू बीसी कितना हमारा जीरो टू सिक्स। ठीक है, जीरो टू सिक्स अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें -24 -48 -2 तो डेल वन जो डेल वन वन आ रहा है, ये आ रहा है आपका 3240 ओवर में ई आई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद डेल सिमिलरली हम लोग डेल टू एल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल टू एल कितना आएगा भाई, ये टर्म जीरो रहेगा ऊपर का, ये टर्म, इसमें दो टर्म आएंगे जीरो टू, और डीवी कितना है मेरा जीरो टू टू, जीरो टू टू -24 टू। डेल ट्वेल्व आ रहा है आपका 32 ओवर में 32 ओवर में ई आई प्लस दिस, इसको ये वाला टर्म भी रिमेनिंग है अभी, इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 2484 ओवर में ई आई। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है आपकी कितनी, 2516 ओवर में ई आई। ठीक है, इंटीग्रेशन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। डेल डेल वन एल भी निकल गया भाई, डेल टू एल भी निकल गया, अब हम निकालते हैं डेल वन वन। ठीक है, यूनिट लोड एट वन, डिफ्लेक्शन एट वन, यूनिट लोड एट वन, इसके कारण तो भाई जीरो, ये भी जीरो। तो इसको भी अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो 026 72, तो ये आ रहा है वैल्यू हमारी 72 ओवर में ई आई। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, m1 इनटू में m1 डॉट dx ओवर में ई आई। क्लियर है, तो पहले दो टर्म तो जीरो हो रहे हैं, सिर्फ x का ही हमको इंटीग्रेशन करना है 0 टू 6 तक। सिमिलरली अगर हम डेल टू टू निकालें, डेल टू टू की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारी, ये थोड़ा बड़ा लगता है कैलकुलेशन के लिए, 0 टू 2 1 माइनस 0.5 फॉर x होल स्क्वायर। सबसे पहले वैल्यू आ रही है आपकी 2/3 ओवर में ई आई प्लस, इसको भी अगर इंटीग्रेट करें हम लोग 0 टू 2 माइनस 0.5 ऑफ x, दिस इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 2/3 ओवर में ई आई प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारे तीन टर्म है तो इसमें तीन वैल्यूज आएंगी वहां पर। फिर भी इसको भी इंटीग्रेट करते हैं 0 टू 6 तक, माइनस 0.5, तो ये आ रहा है हमारा कितना 42 ओवर में ई आई। ठीक है, इसको भी अगर ऐड करें हम लोग 42 प्लस 2/3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 43.33 ओवर में ई आई। ये निकाल दिया भाई हमने डेल टू टू। अब हमको निकालना है यार क्या, डेल वन टू। ठीक है, डेल वन टू हमें निकालना है। डेल वन टू का क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है क्या, m टू इंटू में m2 डी इंटू में dx ओवर में ई आई। ठीक है, ये कितना होगा हमारा m1 m2 इंटू में dx ओवर में ई आई। इसको भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई हमको ये टर्म जीरो हो रहा है, ये भी जीरो, लास्ट वाला टर्म चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 0 टू 6 तक। ये कितना है हमारा 2,
तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारी कितनी, -54 ओवर में ई है, ठीक है। तो हमारा del 1 2 भी निकल गया, del 2 2 भी निकल गया, ये भी निकल गया, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को, तो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या थी, यही थी हमारी ई आई प्लस del 1 1 कितना हमारा वीबी इनटू del 1 1 है हमारा 72 ओवर में ई आई प्लस del 1 2 है कितना मेरा -54 ओवर में ई आई इनटू में एम ए इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बनी है del 2 की वो है 2516 ओवर में ई आई प्लस -54 इनटू में वीबी अपॉन में ई आई, ठीक है, प्लस del 2 2 है हमारा कितना 43.33 ओवर में ई आई इनटू में एम ए इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनी है, हमको इसको सॉल्व करना है। ये हम लोग, ये हमारे ई आई कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें यार, ये हमारे पास है 72, बी है -54, सी है 3240, ये है कितना आपके पास -54, बी है आपके पास 43.33, सी है -2516। तो यहां से हमारे पास जो वीबी निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 22.20 किलो न्यूटन, ठीक है, और एमए जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 30.38 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये सिस्टम पर तीन चीज कैसे लग रही है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यार ये वैल्यू कैसे आ रही है हम लोगों की, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार हमारे पास जो सिस्टम का इक्वेशन वैल्यू जो हमको मिल रही है, दिस इज 24, दिस यहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन है, ये हमारी एंड दिस इज यूडीएल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वीबी हमको मिल रहा है कितना 22.20 किलो न्यूटन, ये चीज हमारे पास गिवन है। इस पॉइंट पर हम मोमेंट देखें भाई, मोमेंट कितना मिल रहा है हमको -30.8, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा -30.38। ध्यान रखना ये जो वैल्यूज जो आपने निकाली है ये सारी ये हमारी मेंबर पर लग रही है मोमेंट, ठीक है। सपोर्ट में इसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ये जो फोर्स हमारी जो आ रहा है ये मोमेंट ये हमारा इस पे लग रहा है, मेंबर पर लग रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं देखूं यार इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाए, ये हमारा कितना है यहाँ पे -30.38, क्लियर है। और इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट क्या होना है, 0 होना है इस इंच पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या है मेरा इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं एक आरए रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं आरए इंटू टू -30.38 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आरए कितना मिलता है भाई मेरे को 30.38 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 30.38 डिवाइड बाय 2 व्हिच कम्स आउट टू बी 15.19, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है आपका वो लग रहा है आपको कितना 15.19, ठीक है। इसलिए समझा रहे हैं आपको क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ये चीज आपके लिए देखना जरूरी है, ठीक है। तो 15.19 हमारा फोर्स किया। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा यहाँ पर, दैट विल बी 15.19, ठीक है। और यहाँ पर एक फोर्स कितना लग रहा है हमारा 24 किलो न्यूटन का, ठीक है। अब ये मेंबर इस हिंज पर कितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा 15.19 सेम, ठीक है। और इस मेंबर से भी कुछ फोर्स आएगा इसको, इस मेंबर से भी कुछ फोर्स आएगा इसको, ठीक है। वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये 15 है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको 20 फोर्स चाहिए ना, ठीक है। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं भाई, हम मान लेते हैं कितना, लेट अस सपोज इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी भाई 24 प्लस 24 इज इक्वल्स टू x प्लस 15.19, ठीक है। तो यहां से भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 24 माइनस 15.19 इट कम्स आउट टू बी 8.81, ठीक है।
तो x जो है हमारा 8.81 आ रहा है, क्लियर है। तो इस मेंबर पर, इस हिंज पर लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये इस डाउनवर्ड लगेगा यहाँ पर कितना 8.81, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि 24 किलो न्यूटन का लोड एक मेंबर पर जा रहा है 15.19 और एक जा रहा है ये कितना आपका 8.81, ठीक है। और इसको बैक, ठीक है, यही चीज है। और यहां पर एक कितना फोर्स लग रहा है आपका 22.20, ठीक है। तो भाई अगर हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लें, अगर यहां पर हमको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है एक बीसी और कितना एक एमसी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार इस पोर्शन को अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है भाई, हमारे पास -8.81, ठीक है, प्लस 22.20 माइनस 6 इंटू 4 प्लस VC इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इस चीज को भी हम इक्विलिब्रियम से देखें तो वैल्यू हमको मिलती है कितनी भाई, माइनस 8.81, तो ये वैल्यू जो मिलती है हमारे पास कितनी मिलती है, VC इज इक्वल टू मिलता है हमें 10.61, क्लियर है। VC इक्वल टू प्लस 10.61, ठीक है। तो यहां से हमने ये वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। VC इक्वल टू 10.61 आया है हमारे पास। और अगर हम लोग MC भी कैलकुलेट करें, MC को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर हम लोग देखें इस पॉइंट का तो वो चीज भी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। वो कैसे होगी, 8.81 into 6 ये होगा, माइनस 22.20 into 4 into 6 ये 8 होगा, ठीक है, 6 + 2 और माइनस ऑफ 6 into 4 into 3 यही होगा। और ये किस डायरेक्शन में हमारा, इसको हमने पॉजिटिव लिया तो माइनस ऑफ MC इज इक्वल टू 0। तो यार अगर हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये भी हमारे पास कितना आता है 8.81 into 8 माइनस 22.20 into 6 माइनस 6, ये चीज हमारी ये प्लस होगा, ठीक है, माइनस 20, दिस इज minus 8.81 into 8 and plus 22.20 into 6 minus 6 into 4 into 3, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी भाई, -9.28 माइनस MC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से MC आता है हमारे पास कितना 9.28 माइनस के साथ, तो मतलब हमारा जो MC जो VC जो लग रहा है हमारा कितना है, VC 10.61 है, VC है हमारे पास कितना यहाँ पर 10.61 और MC हमारा कितना 9.28 है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया यार कि ये फोर्सेस हमारे कैसे लग रहे हैं इस बीम पर, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है, ठीक है। तो इस फोर्सेस की मदद से आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सारे फोर्सेस हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो यार तब तक के लिए अब तक हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को एनालिसिस ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। और आई होप ये प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमको हिंज जब दिखे तो कैसे हमको फोर्सेस को हमको लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर इस हिंज जॉइंट पर अगर कोई मोमेंट लग रहा हो तो उस चीज से कोई घबराना नहीं है, मोमेंट कभी भी इस बीम पर ट्रांसफर नहीं होगा। वैसे तो मोमेंट कभी लगेगा ही नहीं, बट वो प्रॉब्लम भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्लियर है, आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हम लोग इसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।